हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सेक्रेड गुरुकुल। ठीक है, इसमें आप प्ले स्टोर पे जाके अपने मोबाइल पे सेक्रेड गुरुकुल नाम से सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी कुछ स्पेशल क्लासेस है, जिसमें प्रीमियम कोर्सेस है, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, क्विज मिलेगी, लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगी, कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष कुमार और मैंने एमटेक किया हुआ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। तो मैं यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करूँगा इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो बेसिकली फोकस किस पे है, ऑल सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, जो बेसिकली क्या पर डिपेंड है, स्टेट एई के एग्जाम के लिए और जेई के एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसका आज कौन सा क्लास है, पहला क्लास है। ठीक है फ्रेंड, जिसका कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, इरिगेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लेंगे, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग को समझने से पहले कुछ इसको समझ लेते हैं, हमारे अर्थ को कि कैसा है। कुछ हमारे अर्थ को समझ लेते हैं कि कैसा है, तब हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे इंडिया में इरिगेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बेसिक इकोनॉमी होती है, जैसे रूरल एरिया में देखें, कहीं भी देखें, तो हमारा जो बेसिक इकोनॉमी होती है कहीं ना कहीं वो किससे डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर से डिपेंड होती है। अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो मतलब क्या हो जाएगी, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इंडिया में इतना इरिगेशन को क्यों इम्पोर्टेंस मानते हैं, उसको हम इस अर्थ की नेचर से समझेंगे, हमारे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए क्या इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है, इस रीजन पे लाई करता है। हमारा इंडिया है इस रीजन में लगभग लाई करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिया लेके चल रहे हैं, कुछ इस रीजन पे लाई करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है इस रीजन पे लाई कर रही है। तो हम देख रहे हैं बेसिकली किस में आ रही है, ट्रॉपिकल जोन पे आ रही है और कुछ सब ट्रॉपिकल जोन पे हल्का सा पार्ट आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ट्रॉपिकल जोन पे आ रही है, कुछ सब ट्रॉपिकल जोन पे आ रही है। मतलब क्या है, यहाँ पर गर्मी तो रहेगी ही। तो हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इरिगेशन जरूरत क्यों पड़ेगी। अगर इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे मानसून को समझना पड़ेगा। हमारे इंडिया पे जैसे अभी मानसून जस्ट स्टार्ट हुई है, तो हम उसको समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या समझ लिया कि हमारा इंडिया हमारे अर्थ पे कहाँ पर लाई कर रही है। तो हमने क्या समझा, हमारा जो इंडिया है अर्थ पे कहाँ पर लाई कर रही है, ट्रॉपिकल जोन पे और सब ट्रॉपिकल जोन पे, मतलब दोनों पे ही लाई कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। तो हम अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारे मानसून के बारे में। अगर हम हमारा मानसून को देखें तो देख रहे हैं हमारा मानसून किस तरीके से है। अब देख रहे हैं इसमें डेट के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है, देख लेते हैं मानसून के अकॉर्डिंग। ये हमारा पूरा इंडिया है, ये तो हमारा पूरा इंडिया है, ये हमारा पूरा इंडिया है। तो इस पूरे इंडिया पे हम देख रहे हैं कि हमारा मानसून क्या पूरा डेट वाइज दिया हुआ है, पूरा डेट वाइज दिया हुआ है किस रीजन पे कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा मानसून जो हमारा ये डैश डैश लाइन है वो पूरा मानसून समझा रहा है। देखते हैं कि मई के टाइम पे कहाँ पर जा रही है, मई के टाइम पे क्या हो जा रही है, देखते हैं। अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया में क्या हो जाते हैं, इस ओर हमारा अरब सागर है, इस ओर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इस ओर क्या है, हमारा अरबियन सी है, इस ओर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं कि हमारा मानसून जैसे 22 मई को इस डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है, और कुछ और आगे आते हैं 26 मई तक, कुछ ऐसा, मतलब ये डेट एग्जैक्ट नहीं है, इसको हम ऐसे ही समझने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जून के आते करते हमारे इंडिया में पूरा मानसून क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है। तो उसकी वजह से बारिश वारिश होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं कि ये हमारा जो मानसून तो है, जो बारिश भी हो रही है, क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारे पूरे इंडिया पे या नहीं। तो हम मानसून भी देख रहे हैं, तो मैक्सिमम कौन से एरिया का कवर कर ले रहा है, ये कोलकाता वाला। ठीक
ठीक है, कुछ कोलकाता आ रही है, कुछ जो हमारा सी के जो नज़दीक नज़दीक है वहाँ पर कुछ ज़्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा इंडिया पे जो मानसून है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो यहाँ पर जो भी क्रॉप्स उगेगी तो उसके लिए फुल ग्रोथ के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारा वाटर रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिल पाता है उनको, तो उनको क्या रहेगा, टाइम टाइम पे देना पड़ेगा। अगर टाइम टाइम में हम वाटर उनको प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ही हमारा इरिगेशन क्या हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकेस हम इंडिया की बात करते हैं तो, क्योंकि हमारा मानसून ही ऐसा है कि कुछ रीजन पे आती है, कुछ रीजन पे नहीं हो पाती, यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे अभी भी देख रहे हैं, जैसे हमारा जून जैसे स्टार्ट हुआ बारिश होना बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया, अभी भी कुछ टाइम से बारिश होना तेजी से स्टार्ट हो गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हैं कि बारिश रुक जाती है, कुछ टाइम बाद देखते हैं कि बारिश कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, बहुत टाइम के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारा बारिश रुक जाती है तो हमारे क्रॉप के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सीजन बाई सीजन हम जैसे दूसरा दूसरा क्रॉप उगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो हम हमारे हर मंथ में तो वाटर मतलब हर मंथ में तो हमारा रेनफॉल नहीं होती है ना, अगर रेनफॉल नहीं होगी तो हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ही हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मानसून वाला हल्का सा समझ में आ गया पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़ा इसमें कुछ डिटेल देख लेते हैं। क्लियर है, मानसून वाला पूरा क्लियर हो गया ना कि मानसून कैसे आ रही है। हम देख रहे हैं 22 मई है, 26 मई है, जून है, 5 जून है, 10 जून हो गया। जैसे जैसे जून आते जाते हैं मानसून बहुत तेजी से इंटर करते जाता है, बारिश होने लगती है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि हल्का सा मानसून का हमने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में इंटर करते हैं। तो हमारा बेसिकली हमने समझ लिया कि हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग चल रही है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि हमारे लिए इरिगेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इरिगेशन इज रिक्वायर्ड, वाई इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, वाई इरिगेशन इज रिक्वायर्ड, हमारे लिए इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमने क्या समझा कि हमारे यहाँ जो बारिश होती है, जैसे हम अपने पूरा इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया में क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बारिश होती है या तो रेनफॉल होती है, नॉन यूनिफॉर्म। मानसून भी आती है तो कुछ रीजन पे आती है, कुछ रीजन पे नहीं आ पाती, थोड़े टाइम के लिए आती है, क्योंकि बेसिकली हमारा पूरा एग्रीकल्चर है मानसून के अकॉर्डिंग ही चलती है। ठीक है, मानसून के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो हमें जो बारिश टाइम पे जो पानी आती है हम इसको स्टोर कर लेते हैं, और उस वाटर को हम क्या करते हैं, अपने क्रॉप को प्रोवाइड कराते हैं। जब बारिश नहीं होती है या हमें जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया कि हमारे लिए इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, हमारे लिए इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई क्रॉप लगाया, जैसे मैंने अपने जैसे अभी के एग्जांपल के फॉर्म पे ही समझ लेते हैं, अभी के एग्जांपल के फॉर्म पे ही समझ लेते हैं। हमारा अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जून। ठीक है, और हम लेके चलते हैं सितंबर अक्टूबर तक। क्लियर है, सितंबर अक्टूबर तक लेके चलते हैं। तो इसको हम बेसिकली समझते हैं, एक फील्ड है हमारा ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसमें देखते हैं हमारा पैडी उगी हुई है, मतलब हमें इसमें क्या है, धान की फसल हो रही है। अगर हम धान की फसल के एग्जाम्पल से समझते हैं तो जून के मंथ में क्या हो जाती है, हमारी धान सोइंग करते हैं, मतलब जून में क्या हो जाती है, बुआई की जाती है। ठीक है, जून में क्या जाती है, सोइंग की जाती है। जून में क्या क्या जाता है, सोइंग की जाती है। वही सितंबर अक्टूबर में क्या होती है, सितंबर अक्टूबर में क्या की जाती है, उसकी कटाई की जाती है, कल्टीवेशन हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाती है, कल्टीवेशन हो जाती है। अब इसको समझते हैं, जैसे हम जून को देख रहे हैं, अगर हम मान के चल रहे हैं जैसे पिछले सालों का देख ले, हमारा क्या होता है, हमने क्या किया, जून जैसे ही आया हमने अपने फील्ड को तैयार किया, उसके बाद हमने इसमें क्या कर दिया, हमारे धान को क्या करते हैं, सोइंग कर दिया। अब देखते हैं टाइम बाई टाइम क्या होता है, हमारी क्रॉप भी तो ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम देख लेते हैं, हमारा कहाँ है, जून से लेकर कहाँ तक समझेंगे अपन, सितंबर अक्टूबर तक के मंथ को। ठीक है फ्रेंड्स, सितंबर अक्टूबर के तक के फ्रेंड्स को, ये हमारा क्या है, जून का मंथ है। ठीक है,
ये हमारा कौन सा मंथ है? सितंबर है। ठीक है, ये हमारा कौन सा मंथ है? सितंबर मंथ है। ये हमारा कौन सा मंथ है? जून का मंथ है। क्लियर है? अब देखते हैं, जैसे अगर जून आया तो अभी देख रहे हैं हम बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, मतलब हमें इतना रेनफॉल मिल रही है। हमें कितना रेनफॉल मिल रही है? जैसे ये हाइट को मैं ही एक डेप्थ मान रहा हूँ, रेनफॉल की डेप्थ मान रहा हूँ हाइट को। ठीक है, हमें इतना रेनफॉल मिल रही है। जैसे जून, जून के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा रेनफॉल मिल रही है। जून के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा रेनफॉल मिली। जुलाई में भी रेनफॉल मिली अच्छे से, जुलाई में भी रेनफॉल मिली अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे जैसे अगस्त पे जाते हैं थोड़ी हमारी रेनफॉल क्या हो जाती है? कम होती जाती है। हमारी रेनफॉल क्या होती जाती है? कम होती जाती है। हमारी रेनफॉल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हमारी रेनफॉल क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे सितंबर अक्टूबर पहुंचता है तब तक हमारी रेनफॉल काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम इसी से ही समझते हैं कि हमारे लिए इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हमारा क्या, मैंने समझा, ये हमारा फील्ड है। क्लियर है फ्रेंड्स? जो सो क्या हूं मैं, ये हमारा क्या है, मान के चल रहे हैं हमारा फील्ड है जिसको हम एग्रीकल्चर पर्पज से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर पर्पज से यूज कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, जून का जो मंथ रहेगा, जो जून का मंथ रहेगा उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे सोइंग कर रहा हूँ, जैसे मैं धान की फसल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जून के मंथ में क्या करता हूँ, मैं सोइंग करता हूँ। और सितंबर अक्टूबर के मंथ में क्या करता हूँ, मैं कटाई करता हूँ, या तो कल्टीवेशन हो जाती है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी सितंबर अक्टूबर के मंथ में क्या हो जाती है, कल्टीवेशन हो जाती है। और जून है, फिर जुलाई होगी, फिर अगस्त होगी, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, इतना ड्यूरेशन चाहिए। और इतना ही ड्यूरेशन में देख रहे हैं हमारा रेनफॉल एक जैसा ही थोड़ी ना होगा। हमारा रेनफॉल एक जैसा ही थोड़ी ना होगा। हमारा रेनफॉल एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में तो नहीं होगी। जैसे इतना ही बारिश हो रही है, ये तो रीजन वाइज भी डिपेंड करती है। जैसे हमारे इंडिया पे ही रीजन वाइज डिपेंड करती है, कौन से रीजन पे बारिश हो रही है, कौन से रीजन पे बारिश नहीं हो रही है। हम ऐसा भी देखते हैं कि हमारे सिटी की एक साइड पे बारिश हो रही है, दूसरे साइड पे बारिश नहीं हो रही है, ऐसा भी देखा गया है। तब तो हमारे पूरे कंट्री की बात करते हैं, तब तो बहुत ही अलग अलग होगा। तो हम देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक ही फसल देखा, या तो एक ही देखा, हमने यहाँ पर क्या लिया, राइस की खेती की ही एग्जाम्पल से समझा। यहाँ पर हमने क्या की खेती के एग्जाम्पल से समझा, राइस की खेती के एग्जाम्पल से ही, जो कि एक तरीके से क्या है, खरीफ फसल है। क्लियर है? जो एक तरीके से क्या है, खरीफ फसल है। तो हम देख रहे हैं कि जून से सितंबर तक ये चलती है। तो हमें ये भी पता है कि जून से सितंबर तक क्या होती है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे रेनफॉल नहीं होती है। हमारी रेनफॉल कैसे होती है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही हमारे क्रॉप क्या कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, ग्रो होते लगते हैं। जैसे हम पहले हमने क्या क्या पैडी लगाया, पैडी के बाद थोड़ा ग्रोथ हुआ, फिर जैसे ही ग्रोथ होने लगा उसको वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे उसको क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब वाटर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, रेगुलर होगी कुछ टाइम ड्यूरेशन पे। ठीक है, रेगुलरली होती रहेगी कुछ टाइम ड्यूरेशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर है, कुछ रेगुलरली होती रहेगी टाइम ड्यूरेशन पे। तो हमें क्या समझ में आया कि हमारे जो क्रॉप है उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको फुल मेच्योर होने के लिए हमें वाटर की तो जरूरत पड़ेगी ही। अगर ये वाटर की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या इंडिया में ये पॉसिबल है कि यूनिफॉर्मली रेनफॉल हो हमेशा? नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, जो बारिश होगी उसको स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वियर बैराज से कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे हम कैनाल के थ्रू वाटर लाके अपने फील्ड तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इससे हम कैनाल के थ्रू वाटर लाके अपने फील्ड तक पहुंचाते हैं। मतलब हमारा क्या समझ में आया, हम मतलब हमारा क्या समझ में आया कि हमारे इंडिया पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही बारिश हो। तो हम क्या करते हैं, जब ज्यादा बारिश होती है तो उस वाटर को हम स्टोर कर लेते हैं, और उस स्टोर वाटर को हम प्रोवाइड कराते हैं, किसको, फार्मर को। ठीक है, किसके थ्रू, कैनाल के थ्रू। क्लियर है? एक बेसिक चीजें समझ में आई, इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आई, क्योंकि हमारा क्या है, क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको रेगुलरली कुछ इंटरवल पे हम उसको देते रहेंगे, हम उसको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। हमारा पॉइंट ए है, हमारा पॉइंट ए है
every crop required certain amount of water. Every crop required certain amount of water. Every crop required certain amount of water at regular interval throughout the growth period at desired time, so that the crop may attain full maturity. क्लियर है हमारा पॉइंट ए। अब हम और इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पॉइंट ए क्या बोलना चाहता है? एवरी क्रॉप रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर है? एवरी क्रॉप रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल में थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड हमें क्या जरूरत पड़ेगी? सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी क्रॉप को। ठीक है, एट डिजायर्ड टाइम, सो दैट द क्रॉप में अटेन फुल मैच्योरिटी। क्लियर है फ्रेंड्स? हमारा पॉइंट ए क्लियर हो गया कि हमें क्या बोलना चाहता है। इसमें कोई दिक्कत? तो हम इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा मैं यहां पर देख रहा हूं, जैसे अपने राइस की एग्जांपल में लिया था, राइस को ही समझते हैं। जैसे ये मेरा फील्ड है, सेम फील्ड ये है। जैसे ये जून का मंथ है, मान के चल रहे हैं जून का मंथ है। ये कौन सा मंथ है? नेक्स्ट में देखते हैं हम ये जून का मंथ का फील्ड है, सेम फील्ड है लेकिन मैं मंथ अलग अलग लिख रहा हूं। ये जुलाई और ये हमारा सितंबर का मंथ है। पॉइंट ए को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा जून का है, ये मेरा जुलाई का है, ये मेरा अगस्त का है। अगस्त या सितंबर ले लेते हैं, अगस्त नहीं, इसको सितंबर लेके चल लेते हैं। ये हमारा क्या है? सितंबर का फील्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे राइस के एग्जांपल के फॉर्म पे समझ रहे हैं। हम क्या के एग्जांपल समझ रहे हैं? राइस का एग्जांपल के फॉर्म पे समझ रहे हैं। राइस को समझने के लिए हम क्या करते हैं? जून के मंथ में क्या करते हैं? स्टोइंग कर देते हैं। जैसे हमारा ये क्या है? बीज है, हमने बीज बो दिया फील्ड पे। ठीक है, जून के मंथ पे हम देखते हैं जुलाई के मंथ पे हल्का हल्का सा बढ़ गया, ये हल्का हल्का सा ग्रोथ कर गया। ठीक है, लेकिन हम सितंबर के मंथ में देखते हैं क्या है? बड़ा बड़ा ग्रोथ कर गया, काफी बड़ा बड़ा हो गया, मतलब फुल मैच्योर हो गया है इसमें। तो हमारा पॉइंट ए क्या बोलता है? एवरी क्रॉप रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे क्रॉप हैं, सारे क्रॉप को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। जैसे जून पे चाहिए, जुलाई पे चाहिए, अगस्त में भी चाहिए, क्योंकि इनकी जैसे ग्रोथ पीरियड बढ़ रही है तो इनकी रिक्वायरमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि एवरी क्रॉप रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। क्लियर है? टू अटेन इट्स फुल मैच्योरिटी। क्लियर है पॉइंट 1? अब देखते हैं पॉइंट 2 की बात करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इफ एन एरिया naturally rainfall if an area naturally rainfall is both
timely and sufficient, timely and sufficient, then irrigation facility, are not required, then irrigation facility are not required। क्लियर है पॉइंट? हमारा ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, इफ एन एरिया नेचुरली रेनफॉल इज बोथ टाइमली एंड सफिशिएंटली अवेलेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे किसी एरिया में रेनफॉल जो है नेचुरली अवेलेबल है टाइमली एंड सफिशिएंट अमाउंट पे, तब हम क्या करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे रेनफॉल हो रही है, जैसे जून का मंथ है, फिर कौन सी मंथ आएगी, जुलाई का मंथ आएगी, फिर कौन सी मंथ आएगी, अगस्त का मंथ आएगी, फिर कौन सा आएगी, सितंबर की मंथ आएगी। क्लियर है फ्रेंड्स, जून जुलाई अगस्त सितंबर की मंथ आ रही है। तो हमने जून पे क्या देखा था, हमारा सोइंग हो रही है, जून पे देखा था हमारा सोइंग हो रही है, जून पे तो बारिश हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, जून पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब जुलाई पे क्या हो रही है, अब देखते हैं जुलाई पे क्या होती है, हमारा पैडी हल्का हल्का सा ग्रो करता है, लेकिन अगस्त के टाइम पे देखते हैं काफी बड़ा हो गया रहता है। ठीक है, काफी बड़ा हो गया है, सितंबर में और बड़ा हो गया रहता है, सितंबर पे और बड़ा हो गया रहता है। क्लियर है, तो हमारा जो राइस है जून पे सोइंग करते हैं, जुलाई पे थोड़ा हल्का बड़ा हुआ, अगस्त में और हुआ, सितंबर में और हुआ। मतलब थ्रू आउट द टाइम पीरियड क्या हो रही थी, जो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो नेचुरली अगर मिल जा रही है, जो नेचुरली मिल जा रही है मतलब हमें बारिश से मिल जा रही है। जैसे बारिश हो रही है, इसमें भी बारिश हो, जो रिक्वायर्ड अमाउंट के में बारिश हो रही है, इसमें भी रिक्वायर्ड अमाउंट से बारिश हो रही है, रिक्वायर्ड अमाउंट से इसमें भी बारिश हो रही है, इस मंथ पे भी बारिश हो रही है रिक्वायर्ड अमाउंट से। जितना हमें जरूरत है उतना बारिश हो रही है, जरूरत के अकॉर्डिंग मिल रही है। ठीक है, हमें क्या हो रही है, जो ग्रोथ को रिक्वायरमेंट है टाइमली एंड सफिशिएंटली अमाउंट जो रेनफॉल से हमें मिल जा रही है, तो हम क्या इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। हमें क्या है जबरदस्ती को उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जब हमें उतना ही अमाउंट पे वाटर मिल जा रही है जितना जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे इरिगेशन फैसिलिटी की रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर बात करते हैं कि हमारा, जैसे हमने समझा जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर की बात कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर की बात कर रहे हैं, तो जून पे तो हमारा बहुत बारिश हुआ। ठीक है, जून पे बारिश बहुत हुआ, अगस्त में जुलाई पे भी बहुत हुआ बारिश, जुलाई पे भी बहुत हुआ बारिश, अगस्त में क्या हुआ, कम हो गया बारिश, अगस्त में कम हुआ। अब सितंबर पे देखते हैं बहुत ही कम बारिश हुआ, सितंबर पे देख रहे हैं बहुत ही कम बारिश हुआ। ठीक है, तो हमें रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, तीनों मंथ जो है हमारा, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में हम कुछ बारिश के बूंदे देख रहे हैं, मतलब हमें रेनफॉल, ठीक है, जो हमारा ये क्लाउड को शो कर रही है, और जो हमारा क्या है रेनफॉल को शो कर रही है। ठीक है, रेनफॉल को शो कर रही है। क्लियर है, तो हम क्या समझना चाहते हैं यहाँ पर, हमारा जो जून पे रिक्वायरमेंट है वो मान के चलते हैं कि 10 mm की जरूरत है, 10 mm बोलता हूँ, 10 cm की जरूरत है। ठीक है, हमारा जो जून पे रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 cm। ठीक है, जुलाई पे रिक्वायरमेंट कितनी है, 12 cm, 12 सेंटीमीटर की जरूरत है। अगस्त में कितना रिक्वायरमेंट है, 14 सेंटीमीटर की जरूरत है। अब सितंबर में क्या जरूरत है, थोड़ा कम, क्योंकि पौधा ग्रोथ कर गया, अब मैच्योरिटी को हो गया, अपनी मैच्योरिटी क्या हो गया, डेवलप कर गया, तो हमें इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर भी हमारा 12 सेंटीमीटर की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि इस जून के मंथ में तो बहुत बारिश हो रही है, मतलब 10 सेंटीमीटर इतना चाहिए, रिक्वायर्ड है, हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया।
क्लियर है। 10 सेंटीमीटर हमें क्या हो गया, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें क्या है जुलाई पे देख रहे हैं बहुत बारिश हुई, कितना 12 सेंटीमीटर जरूरत है, तो हमें 12 सेंटीमीटर की जगह में कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर की बारिश हुई। ठीक है, अगस्त में देखो 14 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या हो रही है, अगस्त में मान के चलते हैं कि हमारी बारिशें क्या हो गई, कम हो गई, 9 cm। अब सितंबर में देख रहे हैं कि हमारी बारिश तो और कम हो गई, जैसे हमारा 6 cm। जो ऊपर में टॉप पे लिखा हूं मैं, वो क्या है, मेरा रिक्वायर्ड है। जो टॉप में है वो रिक्वायर्ड है, जो बॉटम पे है जो बारिश हुई, रेनफॉल है। ठीक है, बारिश हुई रेनफॉल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जून का मंथ और जुलाई का मंथ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है। लेकिन अगस्त का मंथ और सितंबर के मंथ को अगर हमारा सेटिस्फाई नहीं कर दे रहा है, तो क्या करेंगे, जो बारिश जो एक्स्ट्रा बारिश हुई थी, जैसे 12 सेंटीमीटर चाहिए 14 सेंटीमीटर हुई, तो को क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, और जितना जरूरत है उतना हम क्या करेंगे, इनको प्रोवाइड कर देंगे जो स्टोर किए हुए हैं इसको। ठीक है, तो हम मतलब हम क्या समझते हैं, अगर टाइमली और सफिशिएंटली वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हमें वहाँ क्या की जरूरत पड़ती है, इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा नेचुरल रेनफॉल जो होती है टाइमली और सफिशिएंटली अवेलेबल है, तो हमें इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। अगर टाइमली और सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है हमारा नेचुरल रेनफॉल, तब हमें क्या जरूरत पड़ती है, इरिगेशन सिस्टम की। और हमारे इंडिया के केस में देखते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कभी भी कितना भी बारिश होती है कुछ पता नहीं रहता, किस मंथ पे बारिश हो रही है किस मंथ में बारिश नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हमें तो ये गारंटी है कि हमें यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी। बहुत पहले से डेवलप हो रही है, लेकिन फिर भी अब डेवलप होती ही है, हो ही रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एक पॉइंट और क्लियर हो गया। क्लियर है, तो हमारा एक पॉइंट और क्लियर हो गया। तो हम और दूसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट और नोट कर लेते हैं। इन एन ट्रॉपिकल कंट्री, इन एन ट्रॉपिकल कंट्री like India, rainfall is neither sufficient, rainfall is neither sufficient and nor timely. Rainfall is neither sufficient and nor timely. क्लियर है, रेनफॉल इज नाइदर सफिशिएंट एंड नॉर टाइमली। क्लियर है फ्रेंड्स, देयरफॉर irrigation facility, therefore irrigation facility require to be developed. क्लियर है फ्रेंड्स, हमारी ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। हमने क्या समझा था कि हमारा जो इंडिया क्या करती है, ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों जोन पे लाई कर रही है। ठीक है, हमारा इंडिया ट्रॉपिकल अब सब ट्रॉपिकल दोनों जोन पे क्या हो रही है, लाई कर रही है। हमने देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं। हमने कहाँ पर समझा था, हमने कहाँ पर समझा था हमारे इंडिया को, कि हमारा इंडिया इस जोन पे लाई कर रही है, हमारा इंडिया इस जोन पे लाई कर रही है, ट्रॉपिकल अब सब ट्रॉपिकल जोन पे, इस जोन पे लाई कर रही है, कुछ ट्रॉपिकल जोन पे कुछ सब ट्रॉपिकल जोन पे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो है रेनफॉल, नेचुरल रेनफॉल ना तो नाइदर सफिशिएंट है और ना ही टाइमली है। तो क्या होगा, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी तो मस्ट है, यहाँ पर डेवलप करनी ही पड़ेगी। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी मस्ट है, यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, ये वाली पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं पहले।
वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप may not be fulfilled by natural rainfall in such case also irrigation facility are required to be developed so that exactly that much amount of water may be supplied to the crop required for achieving maximum cultivation। क्लियर है फ्रेंड्स? जो हमने पढ़ा समझा बस उसको मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप may not be fulfilled by natural rainfall. In such case also irrigation facility are required to be developed। क्लियर है? In such case also irrigation facility are required to be developed so that exactly that much amount of water may be supplied to the crop required for achieving maximum cultivation। क्लियर है? मैक्सिमम कल्टीवेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? ये बिल्कुल क्लियर हो गई ना कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हमारा इंडिया है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन पे आ रही है, तो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, ना ही टाइमली यहाँ पर बारिश होती है, ना ही नेचुरल रेनफॉल होती है। तो हमें क्या है यहाँ पर मस्ट है कि हमें क्या डेवलप करनी पड़ेगी, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने की, क्योंकि हमारे क्रॉप की रिक्वायरमेंट को हमें क्या करनी है, फुलफिल करनी है। जब क्रॉप की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तभी तो हमें क्या होगी, मैक्सिमम कल्टीवेशन होगी। क्लियर है? इस पॉइंट तक क्लियर है? तो हमने एक हल्का सा एग्जांपल समझ लिया था किसके रेस्पेक्ट में, राइस के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? राइस के रेस्पेक्ट में। और थोड़ा सा और देख लेते हैं अगर हम समझना चाहें तो। दो एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने सिर्फ राइस समझा था, इस बार राइस से समझेंगे और व्हीट से समझेंगे। राइस से समझेंगे और व्हीट से समझेंगे। राइस से समझेंगे और क्या समझेंगे, व्हीट से समझेंगे। तो राइस हमारी कौन सी फसल है, खरीफ क्रॉप है। राइस हमारी कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। और व्हीट क्या हमारी, राबी क्रॉप है। ठीक है, व्हीट क्या हमारी, राबी क्रॉप है। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो खरीफ फसल है या तो खरीफ क्रॉप है वो कहां से कहां तक होती है, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक, जून से कहां तक होती है, सितंबर तक मैक्सिमम। तो हमारा जो व्हीट है वो कहां से कहां तक होती है, नवंबर से मार्च तक। कहां से कहां तक होती है, नवंबर से मार्च तक। क्लियर है? तब हम देखते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल की, उसको देख लेते हैं। तो
तो हमने एक बार समझ लिया था, बस नोट कर ले रहे हैं हल्का सा कि हमारा रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझ रहे हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होती है, धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है मंथ वाइज। जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर समझा था, वैसे ही नवंबर से मार्च देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बारिश होती है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे कुछ बारिशें हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होती है, हमारा बारिश या तो रेनफॉल है बहुत कम होने लगता है, ठीक है। रेनफॉल क्या होती है, बहुत कम होने लगती है। मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा इंडिया है वहां पर नॉन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल होती है, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है और ना ही टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। टाइमली तो बिल्कुल नहीं होती, ना ही नॉन डिस्ट्रीब्यूशन और ना ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के रेनफॉल होती है, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी तो बहुत ही मस्ट है डेवलप करना, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी मस्ट है डेवलप करना। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको एक बार और समझा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें समझ ली, अब समझ लेते हैं कि इरिगेशन क्या है। तो समझ लेते हैं कि इरिगेशन है क्या चीज। अब समझ लेते हैं कि इरिगेशन क्या है। अब समझ लेते हैं कि इरिगेशन क्या है। तो एक बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा इरिगेशन क्या है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं। Irrigation may be defined as irrigation may be defined as artificial application defined as artificial application of water at desired interval or specific duration throughout the entire growth period of crop so as to attain full maturity क्लियर है? तब हमने डिफाइन कर दिया क्या हमारा इरिगेशन को। क्लियर है? हमने क्या डिफाइन कर दिया कि हमारा इरिगेशन क्या है। तो हमने क्या समझा इरिगेशन को, इरिगेशन में बी डिफाइंड एज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। क्लियर है? इरिगेशन हमने क्या डिफाइन किया, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर एट डिजायर इंटरवल और स्पेसिफिक ड्यूरेशन थ्रू आउट द इंटायर ग्रोथ पीरियड। ठीक है, थ्रू आउट द इंटायर ग्रोथ पीरियड ऑफ क्रॉप so as to attain full maturity क्लियर है? इरिगेशन पे कोई दिक्कत? हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत समझा। जून जुलाई अगस्त सितंबर में हमारा क्रॉप कैसे ग्रोथ कर रही है, उसमें वाटर के रिक्वायरमेंट किस तरीके से है। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हमारे क्रॉप के लिए आर्टिफिशियल एप्लीकेशन हम लोग वाटर का अप्लाई करेंगे एक डिजायर इंटरवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें? थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, थ्रू आउट द उसके ग्रोथ पीरियड के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो क्या हो जाएगी, उसकी फुल मैच्योरिटी को अटेन कर लेगी। ठीक है फ्रेंड, उसकी फुल मैच्योरिटी को अटेन कर लेगी। जैसे इसको सिंपल मीनिंग से समझ लेते हैं, कुछ इस तरीके से।
हमारा क्रॉप पीरियड है, मतलब ग्रोथ पीरियड है हमारे, ठीक है। जैसे हमने क्या समझ लिया था, जून, हमने क्या समझ लिया था इसको, सितंबर, जून से सितंबर तक हमें एक स्पेसिफिक इंटरवल पे हमें वाटर की अप्लाई करते जाना है क्रॉप को, ठीक है फ्रेंड्स। जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, क्लियर है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, तो ये जो हम आर्टिफिशियली अप्लाई कर रहे हैं एक डिजायर इंटरवल पे, एक पर्टिकुलर इंटरवल में हम अप्लाई कर रहे हैं, कितना, जितना वाटर को जरूरत है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तब हमारा क्रॉप क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, उसकी फुल मैच्योरिटी को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। क्लियर है, हमारा इरिगेशन का बेसिक समझ में आया और उसका डेफिनेशन समझ में आया कि इरिगेशन है क्या चीज, ठीक है फ्रेंड्स, इरिगेशन समझ में आया कि है क्या चीज, क्लियर है। तो हम नेक्स्ट पेज में कुछ और चीजें समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बेस्ड ऑन डिफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा एक इंडिया का मैप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या समझ रहे हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बेस्ड ऑन डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, बेस्ड ऑन डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, क्लियर है। हम क्या समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बेस्ड ऑन डिफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, मतलब हम इसको क्या समझेंगे, कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, हम अपने पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे प्यारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि इसमें जो वाटर है उसकी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या तो डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल कैसा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, एक हमने देखा इंडिया का एक मैप, इस मैप में देख रहे हैं कि क्या क्या रीजन है, हम इस मैप में देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या रीजन है, एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, ड्राई सब ह्यूमिड रीजन, मॉइस्ट सब ह्यूमिड रीजन और ह्यूमिड, प्री ह्यूमिड, ठीक है। तो एरिड रीजन देख रहे हैं, सेमी एरिड रीजन देख रहे हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेट को हमें पता होना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ ड्राई सब ह्यूमिड रीजन पे है, ठीक है फ्रेंड्स, ड्राई सब ह्यूमिड, जैसे बिहार किस में है, यूपी किस में आ रही है, एमपी किस में आ रही है, ठीक है। हमें अपने अपने रीजन के बारे में जानना चाहिए कि कौन से रीजन पे आ रही है। तब देख लेते हैं एरिड रीजन में कौन कौन से एरिया आ रही है, एरिड रीजन में कौन कौन से एरिया आ रही है, जैसे राजस्थान वाला कुछ पार्ट आ जा रही है, ठीक है, राजस्थान वाला कुछ कुछ पार्ट आ जा रही है। और सेमी एरिड रीजन में क्या हो जा रही है, पूरा ये वाला पार्ट आ जा रही है, बुंदेलखंड वाला पार्ट पूरा, बुंदेलखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब पार्ट आ रही है, क्लियर है, सेमी एरिड रीजन पे, क्लियर है फ्रेंड। जैसे छत्तीसगढ़ किस में आ रही है, ड्राई सब ह्यूमिड रीजन पे आ रही है, छत्तीसगढ़ किस में आ रही है, ड्राई सब ह्यूमिड रीजन पे आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने अपने स्टेट के बारे में हमें जानना चाहिए, क्या पता हमें इंटरव्यू पे यही पूछ दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन के बारे में। तो हम एरिड रीजन के बारे में जान लेते हैं कि हमारा एरिड रीजन क्या दिख रही है, हमारा जो एरिड रीजन दिख रही है, हमारा जो एरिड रीजन दिख रही है कौन से एरिया पे दिख रही है, ये पूरा डेजर्ट जोन पे दिख रही है। हमें डेजर्ट जोन में दिख रही है मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर बारिश क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, रेनफॉल बहुत कम हो रही है। अगर हम सेमी एरिड रीजन पे देखें तो सेमी एरिड रीजन क्या हो रही है, हमारा इतने का पूरा आ रही, इतना एरिया को पूरा कवर कर रही है, जिसमें क्या आ रही है, कुछ एमपी का पार्ट भी आ जा रहा है, तेलंगाना पार्ट आ रहा है, मतलब साउथ रीजन मैक्सिमम कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, साउथ रीजन मैक्सिमम कवर हो जा रहे हैं, और नॉर्थ रीजन पे देख रहे हैं, ये राजस्थान को छोड़ के इधर जो भी है, एमपी है, ये सब आ जा रहे हैं, ठीक है। जैसा हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ किस में आ रही है, ड्राई सब ह्यूमिड पे आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ किस में आ रही है, ड्राई सब ह्यूमिड पे आ रही है, क्लियर है। हमारा ये मैप समझ में आ गया, तो मैप समझ में आ गया तो हम देख लेते हैं राजस्थान, राजस्थान में हमने सुना है कि बहुत वहाँ डेजर्ट जोन है, तो डेजर्ट जोन है मतलब वहाँ वाटर की डेफिशिएंसी तो होगी ही ना, जैसे एमपी पे है वहाँ पर थोड़ी कम वाटर की डेफिशिएंसी होगी, क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही, वाटर डिफेंसेस के अकॉर्डिंग ही हमारे ईस्ट इंडिया को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो क्लासिफाइड किया गया है साइट को, ठीक है, क्लियर है, ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो हम बात करते हैं एरिड और सेमी एरिड। एरिड और सेमी एरिड रीजन के बारे में। अब हमने क्या देखा, एरिड सेमी एरिड रीजन के एग्जांपल में क्या आ रहा था, थार आ रहा था, कच्छ आएगा, लेह लद्दाख आएगा, लेह एंड लद्दाख आएगा, ठीक है। और सेमी एरिड रीजन में क्या आ रही है, तेलंगाना, बुंदेलखंड वाला एरिया आ रही है, तेलंगाना, बुंदेलखंड, ये सब एरिया आ रही है। तब हम क्या समझ रहे हैं कि एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन पे हम क्या देख रहे हैं कि एरिड और सेमी एरिड रीजन के बारे में। तो एरिड रीजन के बारे में हमने क्या जाना कि ये थोड़ा क्या है, ड्राई एरिया है, ठीक है। और हमने सेमी एरिड रीजन के बारे में क्या जाना कि हमारा ये क्या है, सेमी ड्राई एरिया है। हमारा ये कौन सा एरिया है, सेमी ड्राई एरिया है, क्लियर है। तो हम देख लेते हैं एरिड रीजन के बारे में, हम डिफाइन कर लेते हैं एरिड रीजन के बारे में। These are the area where for cultivation at any time any type of crop requirement is must. Any type of crop requirement is must. मतलब irrigation facility की requirement is must. Clear है, irrigation facility की requirement is must. तो नोट कर लेते हैं, there are the area where cultivation at any type of crop irrigation requirement is must. irrigation requirement is must, ठीक है, क्योंकि इस एरिया में हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट तो एकदम मस्ट है। तो हम सेम देखते हैं सेमी एरिड रीजन पे, दीज आर द एरिया वेयर कल्टीवेशन ऑफ इनफीरियर क्रॉप, देयर आर द एरिया वेयर cultivation of inferior crops can be done without irrigation, क्लियर है। सेमी एरिड रीजन क्या होती है, सेमी ड्राई रीजन होती है। तेलंगाना, बुंदेलखंड, ये सब एरिया आती है। इस एरिया में क्या हो जाती है, हम इन्फेरियर क्रॉप क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं विदाउट इरिगेशन के, क्लियर है, विदाउट इरिगेशन के, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमने क्या समझा, जो हमारा एरिड रीजन है वो कौन सा रीजन है, ड्राई रीजन। तो हमने एग्जांपल देखा, थार की मर आती है, कच्छ आती है, लेह लद्दाख ये सब आती है। और हमने देखा सेमी एरिड रीजन पे जो सेमी ड्राई एरिया है, तेलंगाना है, बुंदेलखंड है, जो मैक्सिमम साउथ एरिया कवर करती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एरिड रीजन के बारे में कि एरिड रीजन में कोई भी क्रॉप हम ग्रोथ करें वहां पर इरिगेशन मस्ट रिक्वायर है, वहां पर इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज मस्ट, वहां पर क्या हो जाएगी, इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज मस्ट। हम देख रहे हैं, अगर हम सेमी एरिड रीजन के बारे में बात करते हैं कि these are the area where cultivation of inferior crop, अब देखते हैं, अब यहाँ पर समझेंगे कि inferior crop क्या होती है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, inferior crop ग्रोथ कर सकते हैं विदाउट इरिगेशन से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, inferior crop ग्रोथ कर सकते हैं विदाउट इरिगेशन फैसिलिटी से, ठीक है। तब अब हमारे यहाँ पर दूसरा कंसर्न पॉइंट क्या हो गया कि इन्फेरियर क्रॉप्स को समझना कि है क्या चीज। हमारे यहाँ पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया समझने का, इन्फेरियर क्रॉप है क्या चीज। अब समझते हैं हम इन्फेरियर क्रॉप, अब समझ लेते हैं हम इन्फेरियर क्रॉप। अभी का हमारा टॉपिक है कि इन्फेरियर क्रॉप को समझना।
इन्फेरियर क्रॉप है क्या चीज। अब इन्फेरियर क्रॉप को समझ लेते हैं, पहले नोट कर लेते हैं फिर समझेंगे। These are the crop, these are those crop, these are those crop which can be cultivated, which can be cultivated, which can be cultivated in inferior condition, which can be cultivated in inferior condition. Here inferior condition, here inferior condition corresponds to poor quality of soil, respond to poor quality of soil, less availability of water, less availability, less availability of water, क्लियर है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब समझ लेते हैं इन्फीरियर क्रॉप है क्या चीज। जो हमारा इन्फीरियर क्रॉप है, जो बहुत ही ऐसा सिचुएशन पे भी ये ग्रो कर जाती है जहां पर क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल है, जिसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इन सब एरिया में जो क्रॉप ग्रोथ कर जाती है, इन्फीरियर कंडीशन का मतलब यही है कि जहां पर सॉइल की जो उर्वरक कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है बहुत कम है, या तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, या तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, तब की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्रॉप कौन कौन सा क्रॉप होता है, ऐसा क्रॉप कौन कौन सा क्रॉप होता है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है। ऐसा क्रॉप कौन कौन सा है, ज्वार है, बाजरा, क्लियर है। ऐसा क्रॉप का एग्जांपल क्या है, ज्वार है, बाजरा है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, इन्फीरियर क्रॉप समझ में आ गया कि इन्फीरियर क्रॉप क्या होती है, सेमी एरिड रीजन पे, मतलब सेमी एरिड रीजन पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, क्लियर है। तो इन्फीरियर क्रॉप क्या होती है, हमारा ज्वार होती है और बाजरा होती है। इन्फीरियर क्रॉप्स क्यों कहेंगे, क्योंकि इन्फीरियर कंडीशन पे ही इसको ग्रोथ कर लिए गए, ठीक है। इन्फीरियर कंडीशन का मतलब क्या है, हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है वहां पर, विदाउट इरिगेशन के भी क्योंकि वो डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। तो इन्फीरियर क्रॉप समझ में आ गया। अब देखो इन्फीरियर क्रॉप है मतलब क्या हो जाएगी, इन्फीरियर क्रॉप है मतलब हमें क्या समझ में आया, इन्फीरियर क्रॉप है तो हमें क्या समझ में आया, इन्फीरियर क्रॉप है तो हमें क्या समझ में आया कि इसकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड दोनों कम हो जाएगी। इसकी जो क्रॉप यील्ड है, इसकी जो क्रॉप यील्ड है वो भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम रहेगी, ठीक है। क्योंकि इन्फीरियर कंडीशन पे ग्रोथ कर रही है तो इसकी क्रॉप यील्ड कैपेसिटी है वो भी कम होगी और प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि क्रॉप यील्ड क्या है और प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम समझ लेते हैं, अभी का हमारा कंसर्न है क्रॉप यील्ड। जैसे क्रॉप यील्ड को हम क्या समझ लेते हैं, क्रॉप यील्ड क्या को एक्सप्रेस करती है, क्विंटल पर हेक्टेयर। क्रॉस वेज क्या को शो करती है, क्विंटल पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में कितना क्विंटल हमें क्रॉप मिल रही है, क्रॉप से जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, ठीक है। या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टन पर हेयर, टन पर हेक्टेयर, क्लियर है। क्रॉप यील्ड समझ में आया कि एक हेक्टेयर हमारा फील्ड है उसमें हम कितना हमें मिल रहा है, कितना क्विंटल हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, क्लियर है। और हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है, अब हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी
ओवीटी क्या चीज है। अब हम समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या चीज है। अब प्रोडक्टिविटी क्या चीज है? क्रॉप यील्ड पर एमएम ऑफ वाटर अप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा प्रोडक्टिविटी क्या एक्सप्रेस करती है? क्रॉप जिसे यील्ड मिल रही है कितना पर एमएम वाटर अप्लाई करने से। क्लियर है फ्रेंड्स? तो प्रोडक्टिविटी और ये तो दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रॉप यील्ड क्या है। क्रॉप यील्ड क्या है कि हमारा जो फील्ड है उसमें कितना क्विंटल हमें प्रोडक्ट मिल रही है, और प्रोडक्टिविटी देखते हैं कि क्रॉप जो यील्ड हो रही है पर एमएम वाटर अप्लाई करने से कितनी हो रही है। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।